लोगों को जोड़ों का दर्द हो रहा है, शरीर अकड़ जाता है, हाथ पैर दुख रहे हैं। जोड़ों का दर्द एक लक्षण है, उसमें बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं। मोस्टली हमने देखा है कि जैसे जैसे लोगों का घुटना खराब हो जाता है, क्या होता है कि या तो पेन किलर्स खा रहे हैं या फिर कहा जाता है कि आप घुटना बदलवा लीजिए। अब ऑपरेशन करने के बाद भी कई बार पेन वैसे का वैसा रहता है या फिर आपकी पूरी मोबिलिटी पूरी बन नहीं पाती उसकी। ये 3 अगर लक्षण आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो ज़रूर आप अपना चेकअप कराइए, आपको गठिया हो सकता है। कई बार हॉस्पिटलाइज रहा हो पेशेंट, तो उसके बाद जब वो घर आ जाता है वो बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन उस दौरान जो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान या उस इलाज के दौरान क्या होता है, कई बार हमें इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे आपकी इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स होती हैं या स्टीरॉइड्स होते हैं। उसके बाद उस साइड इफेक्ट के कारण आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण आपको ये रोग हो जाता है। कि जितने भी रोग हैं वो मंदाग्नि से होते हैं। जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं ना रहेगा तब आपको सभी प्रकार के रोगों को इन्विटेशन कार्ड देने जैसी बात है। और आम बात यानी कि जो गठिया है, इसमें तो खास तौर से आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। सर, क्या आयुर्वेद गठिए को पूरी तरह से ठीक कर सकता है? जो भी गठिए के पेशेंट हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मॉडर्न एलोपैथी में ट्रीटमेंट चलता है, सबको पता है। पेन किलर्स चलती हैं, स्टीरॉयड चलते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स चलते हैं। तब तक असर रहता है जितना दिन आप खा रहे हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हैं। अगर आप स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपकी किडनी डैमेज होंगी। आप स्टीरॉयड ज़्यादा खाते हैं, पेन किलर बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपको शुगर भी हो सकती है। ऊपर से आपकी इम्यूनिटी जो खराब होती है वो अलग से। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से मोक्ष तक हमारी पॉडकास्ट की सीरीज चल रही थी, जिसका 7वां एपिसोड आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, जो कि सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं और मोक्ष आयुर्वेदा के फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्कार, D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को थैंक यू। जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं तो कॉमन बीमारियां देखने को मिल रही हैं कि लोगों को जोड़ों का दर्द हो रहा है, शरीर अकड़ जाता है, हाथ पैर दुख रहे हैं। तो ये है क्या बीमारी? आप इसके बारे में बताइए, और कितने प्रकार का होता है ये भी बता दीजिए। देखिए विभोर जी, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमने देखा कि जोड़ों का दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब जोड़ों का दर्द एक ब्रॉड टर्म है, एक लक्षण है। लक्षण के हाँ, किसी का भी कोई भी जोड़ शरीर में है, चाहे वो घुटना है, कंधा है, पीठ है, कोहनी है, कोई भी जोड़ दर्द कर सकता है, हाथों की उंगलियां। तो ये एक लक्षण होता है ना। और सर्दियों में जैसे जैसे अब ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि लोगों में जोड़ों के दर्द की समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, बॉडी में अकड़न वगैरह रहना। अब कई तरह का जोड़ों का दर्द रहता है, जिसमें लक्षण कई तरह के होते हैं। कोई कहता है यूरिक एसिड से बढ़ रहा है, कोई कहता है जी घुटने खराब हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, जोड़ों के दर्द की अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जोड़ों का दर्द एक लक्षण है, उसमें बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं। तो मोस्ट कॉमन जो पाई जाती हैं मैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो कॉमन पाई जाती है उसको कहते हैं संधिगत वात या आम जोड़ों का दर्द, या इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कह सकते हैं। ज़्यादातर ये केसेस पाए जाते हैं जो कि ओल्ड एज होते हैं ना, लोग जो ज़्यादा उम्र दराज होते हैं, या फिर जो ओबीज होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, वजन जिनका बहुत ज़्यादा। तो इनमें हमने देखा है ज़्यादातर घुटने का दर्द होना शुरू हो जाता है। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई जो आपका सारा बॉडी का जो वजन है ना, वो सारा आपके घुटने ने ही उठाना है। और सबसे ज़्यादा मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट जो होती है हमारे जिस जोड़ की होती है वो होता है हमारा घुटना। तो सबसे ज़्यादा एक तो उस पर जोर पड़ता है, उससे वजन भी पड़ता है, तो वो आपस में से रगड़ खाना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर की जो झिल्ली होती है, जो कार्टिलेज होती है, वो घसना शुरू हो जाती है। और उसके अंदर एक साइनोविल फ्लूइड बोलते हैं, एक चिकना पदार्थ होता है जिसके कारण उसमें चिकनाई रहती है। तो वो उम्र के कारण भी कम हो जाता है, गलत खान पान के कारण कम हो जाता है, और जैसे जैसे वजन ज्यादा बढ़ता है तो वो हड्डी के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। तो ये एक डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। उम्र के साथ जैसे पुर्जे घस जाते हैं ना, वैसे हम कह सकते हैं कि ये चीज हो जाती है। तो इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ज्यादातर ये घुटने में ही होता है मोस्टली, जिसके कारण लोगों को आजकल घुटने में दर्द और स्वेलिंग होना आम बात हो जाती है। अब ठंड के साथ क्या होता है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो बॉडी में वायु का दोष प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। ठंड के कारण क्या है कि बॉडी में स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, तो इसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो इसमें भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे इलाज हैं। मोस्टली हमने देखा है कि जैसे जैसे लोगों का घुटना खराब हो जाता है, क्या होता है कि या तो पेन किलर्स खा रहे हैं
या फिर कहा जाता है कि आप घुटना बदलवा लीजिए। अब ऑपरेशन करने के बाद भी कई बार पेन वैसे का वैसा रहता है, या फिर आपकी पूरी मोबिलिटी पूरी बन नहीं पाती उसकी। तो अगर आप अपने खान पान से अपना वजन कम करके उसे ठीक करें तो वो ज्यादा बेटर है। अनटिल अनलेस कि आपका पूरा ही खराब नहीं हो चुका है, उस केस में कहीं बदलाना पड़ जाए तो बात अलग है। लेकिन अगर आप उसे अपने खान पान से बचा लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आते हैं दूसरा, जिसको हम कई बार कोरिलेट कर लेते हैं अलग जोड़ों के दर्द से, बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यूरिक एसिड में ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा आपका पैर का अंगूठा जो होता है ना, वहां पे ज्यादा, टो में जो होता है वहां पे पेन, या एडी में पेन ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके क्रिस्टल्स जम जाते हैं, एक तरह से वो क्रिस्टल्स फॉर्म में आपकी टो में जमा हो जाता है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा पेन होती है। तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपकी बॉडी में। जब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है तो वहां पे यूरिक एसिड जो आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी से बाहर निकलना है, और कई बार किडनी की डिसफंक्शनिंग के कारण भी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपको ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये दिक्कतें हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन और सबसे ज्यादा पेनफुल कंडीशन का जो जोड़ों का दर्द है, हम उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, वो है गठिया जिसको कहते हैं, और मॉडर्न लैंग्वेज में उसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है आजकल, बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। ज्यादातर हमने देखा है ये लेडीज में बहुत ज्यादा पाई जाती है, यंग बच्चों में भी पाई जा रही है। तो जो ये गठिया है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसको आयुर्वेद में आम बात कहते हैं। आम बात, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ये दो शब्दों से बना है, आम और वात। अब आम का मतलब है कि आपकी बॉडी ने में जो कुछ भी आप खाते हैं ना, उसका एक रस बनता है, उसकी एक प्रक्रिया है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, उसे पचाती है, फिर उससे रस, रक्त, मांस, मेद, ऐसे 7 धातुएं बनती हैं जिनसे शरीर की पुष्टि होती है। अब जब आप गलत खान पान करते हैं, गलत खान पान करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो बॉडी की अग्नि है, जठराग्नि, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो मंद बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जब आपने कुछ खाया वो अच्छे से पचा नहीं और आपकी बॉडी उसे निकाल भी नहीं पाई, तो उसको कहते हैं आम, यानी अपक्व, कच्चा रह गया जो, ठीक है, वो एक तरह से टॉक्सिन बन चुका है। तो वो जो टॉक्सिन है आपकी बॉडी में घूम रहा है, अब उसके साथ वायु का भी संलग्न हो गया, तो वो क्या करेगा, आपकी बॉडी की जो मिन्यूट चैनल्स हैं वहां पर घुस गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पूरी तरह पच जाती है ना धातु, वो हमारे जो सबसे छोटे चैनल्स है वहां पे प्रवेश कर जाती है। लेकिन जो अपक्व मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये थोड़े उनसे बड़े होते हैं, ये पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाते, ये मेजर जो सर्कुलेटरी चैनल्स हैं वहां तक जाते हैं। तो वहां पे जब इनको आगे रास्ता नहीं मिलता और वायु के साथ ये मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये एक जगह पे एकम्युलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अब वहां पर क्या होते हैं, ज्यादातर जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो जैसे उंगलियां हैं या आपका हाथ है, कोहनी है, जो छोटे जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन खास तौर पर छोटे जॉइंट्स में ये पीड़ा होती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है। हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि गठिये में क्या होती है, वृश्चिक दंश वेदना जिसको कहते हैं, यानी कि बिच्छू के काटने जैसी जो पेन होती है, बहुत ज्यादा पेन होती है इसमें पेशेंट को। तो इसमें 3 खास मेन लक्षण रहते हैं जहां पर गठिया होता है, स्टिफनेस, स्वेलिंग और पेन। ये 3 अगर लक्षण आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो जरूर आप अपना चेकअप कराइए, आपको गठिया हो सकता है। आपके जॉइंट में स्टिफनेस रहेगी सबसे, जैसे आपने पूछा ना कि सुबह उठते हैं बॉडी में अकड़न रहती है, तो अकड़न, जैसे आप सुबह उठे हैं आपको ऐसे लगे कि हाथ खुल नहीं रहे हैं, उनमें फ्लेक्शन, जैसे आप मूवमेंट अपनी बंद कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, अपनी बाजू को सीधा कर रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। या फिर आपको लगेगा आपकी उंगलियों में ना स्वेलिंग्स आ गई हैं, नोड्यूल सी बन गई हैं, गांठें गांठें सी बन गई हैं, आपको अपनी कलाई मोड़ने में भी दिक्कत आ रही है, तो ये होगी स्टिफनेस। दूसरा स्वेलिंग, स्वेलिंग इन द सेंस कि उसमें सूजन आ जाना। तीसरा पेन बहुत ज्यादा रहता है। और एक और खास चीज होती है जो गठिये में है कि पेशेंट को लगेगा कि उसे हर वक्त ना हल्का हल्का बुखार रह रहा है, 99 के आसपास या 100 के आसपास, ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन बॉडी में हर वक्त सेक सा निकलता रहेगा, गर्मी सी। अब अपने टेस्ट पेशेंट क्या करेंगे, बार बार सीबीसी टेस्ट कराएंगे, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं, लेकिन फीवरिश फील करते हैं, टेस्ट में कराएंगे, ईएसआर बढ़ा आता है, सीआरपी बढ़ा आता है, आरए फैक्टर बढ़ा आता है। तो ये जो सारे जो लक्षण हैं, ये सारे आपके गठिये के लक्षण हैं। सर, क्या इम्यूनिटी वीक होने से भी गठिये की प्रॉब्लम होती है? जी हाँ, बिल्कुल।
जो गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें ऑटोइम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज, एंटीजन है, ये अपने ही शरीर के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमने ये देखा कई बार क्या होता है कि पेशेंट को कई बार किसी और बीमारी के कारण कई बार हॉस्पिटलाइज रहा हो पेशेंट, तो उसके बाद जब वो घर आ जाता है वो बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन उस दौरान जो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान या उस इलाज के दौरान क्या होता है, कई बार हमें इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती हैं, जिनसे आपकी इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स होती हैं या स्टीरॉइड्स होते हैं। उसके बाद उस साइड इफेक्ट के कारण आपकी बॉडी में ऑटोइम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिसके कारण आपको ये रोग हो जाता है। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां जिनके उपद्रव के रूप में आपको गठिया होने की संभावना रहती है, जैसे गृहिणी बोलते हैं, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, आईबीएस कहते हैं जिसमें। तो इसमें बार बार पेट की दिक्कतें रहती हैं जिन पेशेंट्स को, बार बार टॉयलेट ही जाते रहते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में। इसके अलावा सोरियासिस के पेशेंट जो होते हैं, तो उनमें भी उपद्रव के रूप में, क्योंकि वो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आगे दूसरी बीमारी को जन्म देता है। तो ऐसे कुछ केसेस में हमने देखा कि इसमें ऑटोइम्यूनिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा एग्रीवेट रहता है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है, आपकी बॉडी में आईजीएम हम कराते हैं, वो बहुत एलिवेटेड आते हैं। तो क्या होता है, जो भी आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, आपके जोड़ है, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने से हमने देखा जो भी पुराने केसेस होते हैं ना, जो काफी 3-4 साल बीत गए गठिए को, तो उनकी क्या होता है कि वहां पे गांठें जो होती हैं वो इतनी स्टिफ हो जाती हैं कि पेशेंट्स की उंगलियां टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, या फिर डिफॉर्मिटी जिसको कह सकते हैं कि हाथ पैर टेढ़े हो गए, उनको चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। वो अगर चलते भी हैं वो सही ढंग से चल नहीं पाते, वो किस चीज को ग्रिप नहीं कर पाते। तो ये जो पुराने केसेस हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं हो पाते, तो उन केसेस में ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। सर ये तो आपने बता दिया, अब बताइए कि किन कारणों की वजह से गठिया होता है। देखिए, गठिया होने के पीछे जैसे मैंने बताया, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का मेन कारण है। दूसरा आपका आम का कारण है कि जो आप खाते हैं वो जब पचता नहीं है, वो आम बन जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वो जब फैल जाता है एक टॉक्सिन की तरह, और उसमें वात का संलग्न होता है, तो स्टिफनेस आती है। अब इसके पीछे रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप बचिए इन चीजों से, क्योंकि लेटर ऑन ये आपकी बॉडी में ऐसी पैथोलॉजी बनाएंगे जिनसे आपको गठिया होने की संभावना बहुत हाई हो जाती है। नंबर 1, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोग या बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जैसे हम कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित। तो अगर आप किसी भी चीज की अति करते हैं, अपने शरीर की समर्था से ज्यादा कुछ काम कर रहे हैं, बहुत एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं, तो भी आपको गठिया होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर आप विरुद्ध अन्नपान करते हैं, मान लीजिए बहुत ठंडी चीजें खा रहे हैं और साथ में बहुत गर्म चीजें खा रहे हैं, तो इन चीजों के कारण भी बॉडी में आम बनता है, तो जिसके कारण आपकी अग्नि मंद होगी, तो वो आम बनाएगी, जिससे आपको गठिया होने की संभावना रहेगी। तीसरा क्या, आप बहुत ज्यादा रात को जागते हैं। जिन लोगों में बहुत ज्यादा रात को जागने की रहती है, या बहुत लेट नाइट्स होते हैं, चाहे वो फोन चला रहे हैं या बहुत ज्यादा नाइट ड्यूटीज करते हैं, उनमें क्या होता है, वायु बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी में, और रात को हम उनका खाना भी अच्छे से नहीं पच पाता। तो ये 2 रीजन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण भी गठिया होने की संभावना रहती है। तीसरा, जो लोग धड़ल्ले से ऐसे ही दवाइयां खाते रहते हैं, मान लीजिए ऐसे स्टीरॉयड खा लिए या कहीं से भी कोई दवाई पकड़ के खा ली, तो बार बार ऐसी दवाइयां जो कि आपके इम्यून सिस्टम को खराब करती हैं, जब आपका इम्यून सिस्टम बिगड़ेगा तब भी आपकी बॉडी में ये समस्या होनी शुरू होंगी। तो इन चीजों से अगर आप बचें, तो आप बचे रह सकते हैं गठिए से। अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी लाइफस्टाइल के प्रति। आप ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वायु बढ़ाए, या आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब करे, या आपके इम्यून सिस्टम को खराब करे। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। इसके अलावा जो लोग बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल ही आलस पड़ा रहता है जिनको, तो ये सारे जो रीजंस हैं, ये सारे गठिए के रीजंस बनते हैं कि जिनके कारण आपकी बॉडी में ऑटोइम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर किसी को गठिया हो जाता है, तो आपने बोला एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, मगर जब गठिया हो जाता है उनका हाथ पैर अकड़ जाता है, तो वो एक्सरसाइज वैसे ही नहीं कर पाते। देखिए, ये मैंने रीजन में बताया था कि जो बिल्कुल नहीं करते हैं उनको भी होने की संभावना रहती है, लेकिन जब गठिया हो चुका है तो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस जरूर हैं, डिपेंडिंग अपॉन के वो केस कैसा है। एक्यूट है, इनिशियल अवस्था में है, बहुत ज्यादा पीड़ा में, तब तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो क्रॉनिक हो जाता है तो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस हैं या योग प्राणायाम है जो कि आपको किसी के निरीक्षण में ही करने चाहिए। तो आप योग प्राणायाम कर सकते हैं, जिनमें कुछ कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, और वो आपके लिए हेल्पफुल भी होती हैं, क्योंकि हमने मोस्टली देखा है जो गठिया के पुराने रोगियां, उनमें आपकी
आपकी ज्वाइंट डिफॉर्मिटी हो जाती है, टेढ़े हो जाते हैं, तो उसमें काफी लाभ मिलता है अगर आप योग प्राणायाम करते हैं। गठिए के पेशेंट जो हैं उनको कैसा खान पान रखना चाहिए? देखिए, जो भी गठिए के रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, इनको अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने डाइजेशन पे ध्यान दें। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं रोग सर्वापो मंदाग्नो, यानी कि जितने भी रोग हैं वो मंदाग्नि से होते हैं। जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं ना रहेगा, तब आपको सभी प्रकार के रोगों को इनविटेशन कार्ड देने जैसी वाली बात है। और आम बात यानी कि जो गठिया है, इसमें तो खास तौर से आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आम तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको खाना ऐसा खाना है जो कि पचाने में आसान हो। ऐसा कुछ भी ना खाएं जिसके कारण आपका डाइजेशन खराब हो, कोई भी हैवी चीज ना खाएं। और खास तौर से जो गठिए के पेशेंट है उनमें हम दूध को मना करते हैं, दूध या दूध से बनी चीजें। गठिए के पेशेंट में क्यों मना करते हैं? क्योंकि एक तो ऑटो इम्यूनिटी रहती है, ऑटो इम्यूनिटी को एग्रीवेट करता है मिल्क या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट। दूसरा, इसमें जो है नवीन अवस्था जो होती है आम बात की गठिए की, इसमें हमें स्नेहन नहीं करना, अपनी बॉडी में ज्यादा लुब्रिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि नहीं तो वो आम और ज्यादा बनाएगी। तो दूध या दूध से बनी चीजों से बचें, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं, और जो भी चीजें सुपाच्य लें, बहुत ज्यादा भूखे ना रहें, बहुत ज्यादा ओवर ईट ना करें, और बहुत ज्यादा ठंडी और गर्म चीजों को एक साथ ना लें। सर, क्या आयुर्वेद गठिए को पूरी तरह से ठीक कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो भी गठिए के पेशेंट हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। देखिए, जो मॉडर्न एलोपैथी में ट्रीटमेंट चलता है, सबको पता है, पेन किलर चलती हैं, स्टीरॉयड चलते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट चलते हैं। अब आप इनको लेना शुरू कर देते हैं, तब तक असर रहता है जितना दिन आप खा रहे हैं, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हैं। अगर आप स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपकी किडनी डैमेज होंगी। आप स्टीरॉयड ज़्यादा खाते हैं, पेन किलर बहुत ज़्यादा खाते हैं, आपको शुगर भी हो सकती है। ऊपर से आपकी इम्यूनिटी जो खराब होती है वो अलग से, आपको और भी कई तरह की इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, और आप उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप एक दिन ना दवाई खाएं, आप और ज्यादा परेशानी में आएंगे। ऊपर से स्टीरॉयड खाने से जो वेट बढ़ता है वो अलग। तो आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, इसमें दीपन पाचन चिकित्सा करते हैं। जैसे मैंने बताया, आम है, आम यानी अपक्व, कुछ पचा नहीं है, तो हमें क्या करना है, दीपन पाचन करना है। आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन को अच्छे से करेंगे, ताकि वो जो अंदर अपक्व है उसको पचाया जा सके, और जो उसको निकाल सकते हैं हम संशोधन चिकित्सा के माध्यम से या पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से, हम उसे टॉक्सिन को बाहर निकाल लें, और अगर कुछ अंदर रह भी गया तो उसे हम पचा दें। तो पहली चीज तो ये करनी है। और एक चीज मैं खास चीज बताना चाहूंगा, जो भी नए नए गठिए के रोगी हैं, जिनको अभी भी पता चला, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मालिश करना शुरू कर देते हैं। यही एक जोड़ों का दर्द है जिसमें आपको मालिश नहीं करनी है ज्यादा, ठीक है। जो पुराने रोगी हैं वो कर सकते हैं, नए वाले में हम निषेध करते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक तरह से एकम्युलेशन है, स्रोतोवरोध है। तो अगर करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा आपका, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, आयुर्वेद में इसमें बहुत अच्छा इलाज है। बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसी औषधि हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे इसके ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम नेचुरली इतना ज़्यादा बूस्टअप किया जाता है, और आपकी जो अग्नि है उसको इतना ज़्यादा बूस्टअप किया जाता है कि आपकी बॉडी का आम पूरी तरह पच जाता है, और आपका आम बात ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जहाँ पे जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी होती है, जो स्वेलिंग आ गई होती है, जो गांठें होती हैं, और जो पेशेंट को बार बार फीवर आ रहा होता है, वो सारा ठीक होना शुरू हो जाता है। सर, गठिए के पेशेंट घर पर ऐसा क्या करें जिससे कि उनको आराम मिल सके? देखिए, जैसे मैंने बताया, आम है इसमें, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना कि पचाने वाली चीजें लेनी है। तो दो चीजें बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी हैं, इनका आप डेली काढ़ा बना के लेना शुरू कीजिए। काढ़ा इन द सेंस आप ग्रीन टी की फॉर्म में ले सकते हैं। जस्ट चाय, जैसे आप चाय पीते हैं ना, तो आप जो नॉर्मल पत्ती या दूध वाली चाय उसको बंद कर दीजिए। एक चाय बता रहा हूँ, बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो सौंठ होती है, आप आधा चम्मच सौंठ लीजिए, आधा चम्मच जीरा लीजिए। 1 कप चाय जितने पानी में, उसे आप अच्छे से 2-3 मिनट बॉईल करिए, उसको छान के पी लीजिए। ये आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, डाइजेशन बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपकी बॉडी में आम है वो पचना शुरू हो जाएगा। मिन्यूट चैनल्स में जो टॉक्सिन्स आपके एक्युमुलेटेड हैं वो डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप एक पाउडर बना के रख सकते हैं 3 चीजों का। नंबर 1 सौंठ, जो काली मिर्च है, और तीसरे नंबर पे पिपली, जिसको लॉन्ग पेपर भी बोलते हैं। इनको समान मात्रा में आप पाउडर बना के पीस के रख लीजिए। आप कोई भी चीज खाते हैं, मान लीजिए आप दाल सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, उसके ऊपर चुटकी भर स्प्रिंकल अप कर लेना आपने। आप इसे डेली खाना शुरू कीजिए, आपको काफी लाभ मिलेगा। आप देखेंगे आपकी जो जॉइंट्स की स्वेलिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और हमने देखा जो गठिए के पेशेंट है ना, इनमें डाइजेशन खराब होने के कारण भूख भी नहीं लगती।
हमेशा ऐसे अरुचि सी बनी रहेगी कि दिल नहीं करता खाने का, या ऐसे भरा भरा सा रहता है, जी कच्चा सा रहता है। तो जब आप ये चूरन जो मैंने बताया, सौंठ, काली मिर्च और पिपली का आप किसी भी अपने खाने की चीज के ऊपर दाल सब्जी पे डाल के लेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। आमतौर पर ये भी देखा जाता है कि गठिया के पेशेंट्स में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। देख, नेचुरली, क्योंकि आप हर वक्त पेन में रहते हैं और उसके अलावा बॉडी में स्टिफनेस रहती है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस बीमारी में वो ये होती है कि आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, आप चल नहीं पाते हैं, आप मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको हर वक्त पेन रहेगा और हर वक्त आपको फीवरिश फील होता है कि आपको बुखार ही है। तो ऐसा पेशेंट नेचुरली इरिटेट रहेगा, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सकते, अपने डेली रूटीन पे फोकस नहीं कर सकते। तो जब आप ये चीजें आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो सौंठ, काली मिर्च और पिपली को आप अपने पाउडर के रूप में अपने किसी भी खाने की चीज में लीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, एरंड का तेल जो होता है, एरंड का तेल को, क्योंकि हमने देखा है कई बार इस गठिया के पेशेंट में ना कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, तो आप एरंड के तेल का सेवन कर सकते हैं। 10 ml आप सिंपल आप शाम के टाइम पे ले लीजिए एरंड का तेल। सर, जो पुराने गठिए के रोगी हैं जिनके जोड़ों में सूजन आ जाती है, वो उनको कैसे आराम मिलेगा? देखिए, जो भी गठिए के पुराने रोगी हैं जिनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द और सूजन रहती है, उनके लिए बहुत अच्छी टिप बता रहा हूँ। जो एरंड का पत्ता होता है ना, आप एरंड के पत्ते को तवे पे सेक लीजिए अच्छे से। एंड जो भी आपका पेनफुल जॉइंट है, जहां पर भी सूजन है, दर्द है, उसको आप एक पत्ता ऊपर और नीचे रख के रैप कर लीजिए, सेक देना है और उसके ऊपर गर्म पट्टी बांध देनी है। उसको आप कम से कम 4 घंटे के लिए ऐसे ही रखिए बांध के। आप देखेंगे आपकी स्वेलिंग और स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाएगी और आपको काफी आराम मिलेगा। जो गठिए के पेशेंट्स हैं, वो हॉट वाटर बॉटल को सेक करते हैं, मतलब सिकाई करते हैं उसकी, तो क्या उससे भी आराम मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल, उससे भी आराम मिलेगा, लेकिन जो मैंने बेस्ट चीज़ बताई है, जहाँ पे गठिया स्पेशली आ जाए, देखिए हॉट वाटर बॉटल आपको जनरलाइज़ पेन के लिए कहीं पे भी आराम दे देगी, लेकिन गठिया एक ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पर स्वेलिंग डिफरेंट टाइप की होती है, स्टिफनेस डिफरेंट टाइप की होती है, तो अगर आप एरंड के पत्तों का करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। गठिए के पेशेंट्स को किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो भी गठिए के पेशेंट हैं, उनको ध्यान रखना है, अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है कि वो कोई ऐसी चीज़ ना खाएँ जिनसे उनका डाइजेशन खराब हो। जिस दिन आप कुछ गलत खा लेंगे, आप बिल्कुल वहीं पे आ जाएँगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, क्योंकि आम बनेगा आपकी बॉडी में और वो फिर से आपकी धातुओं में, आपके जॉइंट्स में एक्युमुलेट करेगा और आपको दोबारा से पेन देना शुरू कर देगा। तो कोई भी ऐसी गलत चीज़ ना खाएँ, जो जैसे जंक फूड है या मैदा है, जो भी ऐसी चीज़ जो कि पचाने में डिफ़िकल्ट है आपकी बॉडी के लिए, या कोई भी ऐसा मिल्क प्रोडक्ट ना लें जो कि स्रोत-अवरोध आपकी चैनल्स में उत्पन्न करे, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएँ, कोई भी बासी चीज़ें ना खाएँ, क्योंकि ठंडी और बासी चीज़ें भी आपकी बॉडी में वायु बढ़ाती हैं, जो भी वातवर्धक चीज़ें हैं। तो इनको अगर आप खाएँगे तो भी आपकी बॉडी में वायु बढ़ेगी, पेन होगा। ठंड में खास तौर से ध्यान रखना है, जब आप बाहर भी निकलते हैं अपनी बॉडी को कवर अप करके रखिए। किसी भी ऑर्गन पे, आपकी बाजुओं पे, टांगों पे डायरेक्ट हवा ना पड़े। अगर सीधी हवा लगेगी आपको एकदम से पेन बढ़ जाएगी। हमने देखा जो लोग गर्मियों में भी, इनफैक्ट ना, अभी वो हमने देखा कई बार लोग 16 डिग्री पे एसी लगा के बैठे होते हैं, एंड आप देखेंगे गर्मियों में भी उनको जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। गाड़ी में बैठे हैं, बहुत ज्यादा एसी लगा के बैठे हैं, तो एकदम से घुटना दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा ठंड में हम जाते हैं, वायु का हमारी बॉडी में एग्रीवेट हो जाती है, जिसके कारण आपको पेन होना शुरू होता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है किसी भी काम में। बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें वर्क का, या आप स्ट्रेस ना लें। मानसिक, मैंने जैसे हमने पास्ट एपिसोड में बताया था कि मानसिक दोषों के कारण भी बहुत ज़्यादा चिंता में रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहना, इस कारण से भी हमारी बॉडी में ऑटोइम्यूनिटी डेवलप होती है। तो स्ट्रेस फ्री रहें, टाइम से सोएं, अपनी 8-9 घंटे की नींद अच्छे से पूरी करें, पौष्टिक आहार लें, अपने खाने में फल, सब्जियां, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से रखें, अखरोट बादाम भिगो के लें, अलसी लें, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। तो अपनी डाइट को आपने न्यूट्रिटिव रखना है, स्मॉल मील्स रखना है। आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी के लिए पचाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत कम खाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में वीकनेस आएगी। तो आपको छोटी छोटी मील्स रखनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, और जो भी आयुर्वेदिक इलाज दिया जाए उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही थी, धीरे धीरे करके सारे स्टेरॉइड, देखिए स्टेरॉइड के साथ प्रॉब्लम है, एकदम से बंद हो ही नहीं सकते, साइंटिफिकली बताऊं, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से डिपेंडेंट हो जाती है उसके ऊपर। जब आप बहुत टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनको टेपर ऑफ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभी 40 मिलीग्राम ले रहा है, वो धीरे धीरे 20, 10, 5 पे आएगा, लेकिन छूटती सबकी है दवाई और ठीक सभी होते हैं। आपको बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की, एक सही डाइट प्लान की,
और आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे ठीक करना है, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? हैं। मैं डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, हमारा क्लिनिक है डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 8837710050। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।